हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी यूनिट सेकंड चल रहा है आप लोग का। तो यूनिट सेकंड में आप लोग का चैप्टर 2 आज स्टार्ट होगा, जो कि है हेमेटोनिक्स, कागुलेंट एंड एंटी कागुलेंट्स। तो थोड़ा सा आप सभी लोग सिलेबस अपना निकालिए, देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा हेमेटोनिक्स क्या होता है, कागुलेंट क्या होते हैं, एंटी कागुलेंट क्या होते हैं, क्या क्या इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, पूरा का पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी लोग एकदम आसान लैंग्वेज में यहाँ पे देखना और समझते हुए चलना। कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि हेमेटोनिक्स क्या होता है। हेमेटोनिक्स क्या होता है आप लोग को पता है। हेमेटोनिक्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक, यहाँ पे जो कि मैंने लिख दिया, हेमेटोनिक्स आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द एनीमिया। एनीमिया को ट्रीट किया जाता है। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। एनीमिया क्या होता है, बॉडी की वह कंडीशन जिसमें ब्लड की आरबीसी लेवल, रेड ब्लड सेल का लेवल जो होता है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। तो कैसे लिखेंगे, अगर एनीमिया का डिफिनीशन आ जाए लिखने के लिए तो आप लोग कैसे लिखेंगे, दैट कंडीशन ऑफ बॉडी, बॉडी की वह कंडीशन इन विच द आरबीसी लेवल इन ब्लड, ब्लड में जो आरबीसी लेवल होते हैं वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। ठीक, उसके बाद देखिए, एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, विच मेड बाय, जो कि बने होते हैं किसके, आयरन के बने होते हैं। एंड इन द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, द हीमोग्लोबिन लेवल जब डिक्रीज होता है इसीलिए ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक, देखिए, व्हेन दी साइज ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का साइज रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आरबीसी का लेवल जब क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि हेमेटोनिक्स क्या होता है। तो हेमेटोनिक्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि एनीमिया क्या होता है, बॉडी की वह कंडीशन जिसमें आरबीसी लेवल, बॉडी में जो ब्लड में आरबीसी लेवल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। और जो होता है हमारा आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि बना होता है किसका, आयरन का। एंड इन द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, और जो होता है द हीमोग्लोबिन लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के कौन कौन से कारण हैं, तो चलिए 2-4 कारण भी देख लेते हैं। तो देखिए, आयरन डिफिशियंसी में भी अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो रीजन देखिए, 3-4 रीजन दिए गए हैं। एक्सेसिव लॉस इन दी क्रोनिक हैमरेज हो जा सकता है, इसके भी कारण हो सकता है। डाइटरी डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। इंक्रीज डिमांड एंड प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एज इन दी क्रोनिक डायरिया। ये सब कुछ रीजन है जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के रीजन है। ठीक, आयरन का रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, डेली आयरन रिक्वायरमेंट आर फॉलोज एज 5 से 10 mg डेली जो करते हैं फॉर द नॉर्मल मेल एडल्ट डोज होता है, और 10 से 15 जो होता है mg वो डे फॉर वुमेन अप टू मेनफल एज में होता है। उसके बाद 15 to 20 में डे फॉर वुमेन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड लोकेशन। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट ये सब है। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, क्या क्या है आयरन एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म। तो देखिए, द आयरन इज ऑब्टेन्ड इन कोलाइडल फेरिक फॉर्म, ये जो होता है
कोलाइडल फेरिक फॉर्म ये कहाँ से किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फूड से, बट इट एब्जॉर्ब इन स्टमक ओनली फेरस फॉर्म। लेकिन जो हमारा स्टमक होता है एब्जॉर्ब करता है किसके फॉर्म में, केवल फेरस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक, सो आफ्टर कम इनटू द स्टमक, उसके बाद ये आते हैं स्टमक में कोलाइडल फेरिक फॉर्म में, और ये कन्वर्ट होते हैं इनटू दी किसमें, मोनोमॉलिक्यूलर फेरिक फॉर्म में, और आफ्टर द रिडक्शन इट कन्वर्ट होते हैं, रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू द फेरस आयन फ्रॉम। ठीक, फेरस आयन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर द कन्वर्जन इन फेरस, फेरस के कन्वर्जन होने में आयन में कन्वर्ज होता है, तो फ्रॉम एब्जॉर्ब करता है किसमें, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंड आफ्टर द कन्वर्जन इन फेरस आयन फ्रॉम इट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस है। फूड से ये होता है हमारा फेरिक आयन कोलाइडल के फॉर्म में, ये हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, फिर मोनोमॉलिक्यूलर फेरिक फॉर्म में होता है, फिर ये रिड्यूस होता है फेरस आयन, फिर धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन में। तो यही इसका प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन का। तो चलिए थोड़ा सा डोज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डोज इसमें ले सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डोजेस। तो चलिए प्रिपरेशन डोजेस की बात करते हैं। तो इसमें 3 डोज होते हैं, ओरल के फॉर्म में होता है ओरल आयन, उसके बाद देखिए इंट्रास्कुलर आयन होता है, उसके बाद इंट्रावेनस आयरन भी दिया जाता है। तो इसमें तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ओरल आयरन। तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेड फेरस सल्फेट कितने mg का होता है, 600 डेली यूज किया जाता है। फेरस ग्लूकोनेट 900 mg का डेली करते हैं। फेरस फर्मेट होता है ये 600 mg का डेली लिया जाता है। और दूसरा जो है ये है इंट्रामास्कुलर आयरन, जो कि डेक्स्ट्रोन होता है, आयरन का कॉम्बिनेशन होता है, 50 to 250 mg का आयरन होते हैं। उसके बाद आयरन जो होते हैं सर्बिटॉर होते हैं, ये होते हैं सैक्ट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स 75 से लेके 100 mg के आयरन के फॉर्म में होते हैं। इंट्रावेनस क्या होता है, इंट्रावेनस जो होता है सैचुरेटेड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, 100 से 200 mg के आयरन होते हैं। आयरन डेक्स्ट्रोज कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कितने mg का होता है, ये आयरन होते हैं 30 से लेकर के 100 mg के बीच में। ठीक, ये इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना ना समझ में आए तो बताना। ठीक, बात करते हैं ड्रग इफेक्टिव इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का एक दूसरा नाम क्या है, तो इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें हम विटामिन 12 जो होते हैं यूज किए जाते हैं। तो विटामिन 12 B12 जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप ऑफ किससे, कोवलेम से। ये कंटेन होते हैं किससे, साइनाइड ग्रुप अटैच होता है इसमें साइनाइड ग्रुप होने चाहिए टू द कोबाल्ट एटम। सोर्स क्या है, देखिए विटामिन B12 सिंथेसिस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कोलन, बट इट इज नॉट एब्जॉर्ब, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करता है देयर एंड सो इट इज एलिमिनेटेड इन फ्री। कमर्शली इट इज ऑब्टेन्ड द स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीनिश एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये तो इतने थे कुछ बातें जो कि थे हेमेटोनिक्स के। ठीक, बात करते हैं हम लोग कागुलेंट। कागुलेंट को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कागुलेंट के बारे में जानेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आप लोग समझते हैं, जो हमारा ब्लड फ्लो करता है बाहर निकल के, मान लीजिए बहलने लगता है, चोट लग जाता है, ब्लड हमारा लॉस होने लगता है, तो वही सब कहते हैं। और उसी के ऊपर जो क्लॉट बन के वो हमारा ब्लड रुक जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग इज द मैकेनिज्म इन विच द फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप। ब्लड जैसे हमारा फ्लो हो रहा है, जैसे कहीं पे मान लीजिए कट गया है, ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कट गया है, कट रहा है, तो थोड़ी देर तक ऐसे ब्लड निकलता धीरे धीरे करके अपने आप ये क्लॉट हो जाता है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, उसके प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम आयन प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ब्लड के क्लॉटिंग में। ठीक, प्लेटलेट्स हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, ये सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड के क्लॉटिंग में। ब्लड को फ्लो करने से ये रोकता है, ज़्यादा बहे ना, ब्लड का ज़्यादा लॉस ना हो, इसीलिए ये सब तुरंत अपना काम करना शुरू कर देते हैं और हमारा ब्लड जो होता है बहना धीरे धीरे करके रुक जाता है और बंद हो जाता है। तो देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये हमारे मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो एक होता है हमारा कागुलेंट और एक होता है लोकल हेमेटोनिस्ट, उसके बाद तीसरा जो होता है एंटी कागुलेंट। तो क्या होता है कागुलेंट, क्या होता है लोकल हेमोस्टेटिक और क्या होता है एंटी कागुलेंट।
ठीक, तो इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग इस लेक्चर में ही लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कागुलेंट। कागुलेंट वो होता है जो कि ब्लड को लॉस होने से बचाता है और उसको क्लॉट कर देता है। क्लॉट कर देता है मतलब रोक देता है, ब्लड को लॉस होने से रोक देता है। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कागुलेंट आर द ड्रग दैट प्रमोट कागुलेशन एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहीं पे हो रहा है तो ये ड्रग जो होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए दीज आर एजेंट विच प्रमोट दी कागुलेशन, ऐसे एजेंट जो होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं कागुलेशन को, और दे आर यूज्ड इन हेस्मेर्जिक स्टेट, जो कि इसके स्टेट में होते हैं। उसके बाद लिखेंगे द ड्रग आर टू टाइप्स, ये जो ड्रग होते हैं ये मेनली टू टाइप के होते हैं, या फिर कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कागुलेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कागुलेंट में ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है विटामिन के और दूसरा होता है मिसलेनियस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिस्टमिक कागुलेंट एंड लोकल कागुलेंट। सिस्टमिक कागुलेंट जो होता है विटामिन के होते हैं, ये सब होते हैं के, और विटामिन जो होते हैं लोकल कागुलेंट इसमें होते हैं मिसलेनियस, या फिर उसको बोल सकते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, तो विटामिन के में 3 विटामिन आते हैं, K1, K2, K3। के जो होते हैं प्लांट के फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोनाइडिन्स, और जो K2 होता है बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीनोक्यूनाइन, और जो होता है K3 ये होता है सिंथेटिक के फॉर्म में जिसको हम लोग बोलते हैं मीनोडोन। ठीक, मिसलेनियस में क्या क्या आते हैं, फाइब्रिनोजन आते हैं, एंटी हीमोलाइटिक ग्लोबुलिन होते हैं, उसके बाद टिश्यू एग्जैक्ट होता है, एड्रीनोक्रोम होता है, र्यूटिन होते हैं, ये सब मिसलेनियस में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा विटामिन के बारे में। अभी ये कागुलेशन के बारे में ही चल रहा है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, कागुलेंट या फिर इसको बोलते हैं कागुलेशन, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, कागुलेशन के बाद लोकल हीमोस्टेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एंटी कागुलेशन पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन के जो होता है इट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इट इज नॉट सिंगल इनिटियसली, नेचुरली इट अकर द फॉर्म ऑफ टू डिस्टिंग्विश सब्सटेंस, विटामिन के एंड K2 दो के ये डिस्टिंग्विश के फॉर्म में होते हैं। विटामिन K3 जो होता है ये होता है मीनाडाइन, इट इज लिपिड सॉल्युबल सिंथेटिक कंपाउंड, ये जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल सिंथेटिक कंपाउंड होता है। और विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द बायोसिंथेसिस एंड थ्रोम्बोन एंड फैक्टर ऑफ, इतने 3 फैक्टर जो हैं 7, 9 एंड 10। ठीक, ये सब फैक्टर जो होते हैं नेसेसरी बायोसिंथेसिस होते हैं, फैक्टर होते हैं इसके मेन पॉइंट तो यहाँ पे दिए गए हैं कि विटामिन के जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे, बाय द, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरियल के द्वारा ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड इट एब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट के प्रेजेंस में ये एब्जॉर्ब होता है। इट कैन आल्सो भी एब्जॉर्ब ऑन किसके, ये एब्जॉर्ब होता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ठीक, यूज क्या है, इसका यूज भी जानना जरूरी है, तो यूज देख लीजिए इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है यूज में क्या है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया ड्यू टू द हेपेटोसेलुलर डिजीज, ऑब्जर्वेटिव जॉन्डिस एंड क्रोनिक डायरिया होते हैं, तो इसके लिए भी यूज किया जाता है। फॉर ट्रीटिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ओरल एंटीकागुलेंट एंड सेल्सलेट। ठीक, फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है ये ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, ह्यूमन प्लाज्मा से ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा, ये ह्यूमन के प्लाज्मा से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। एंड इट इज यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ये यूज किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, किसमें, हीमोफीलिया में। एंड इट आल्सो द डिफिशियंसी ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ठीक, इसको 60 वर्ड में बोल सकते हैं आप लोग, AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। डोज कितना ले सकते हैं, 0.5 G से लेकर के IV इन्फ्यूजन तक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये आप लोग का कागुलेशन ही चल रहा है। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोकल हीमेटेनिक्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी कागुलेंट। तो देखिए एंटी हीमोफिलिलाइटिक ग्लोबुलिन जो होता है इसको हम लोग 60 में AHG बोलते हैं। ये जो होता है इट इज हाईली इफेक्टिव होता है कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। और ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब ये दिया जाता है। इट इज हाईली इफेक्टिव कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, ये बहुत जल्दी ब्लड को क्लॉट करता है, रोक देता है। ठीक,
उसके बाद देखिए इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा, ये प्रिपेयर किया जाता है पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा से और ये यूज किया जाता है हेमोफीलिया एंड AHG डिफिशियंसी में। ठीक, टिश्यू एक्सट्रैक्ट क्या होता है? टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो होता है इट इज एक्ट बाय एक्टिवेटिंग प्लेटलेट्स एग्रेटिव एंड इट कैन बी यूज टू कंट्रोल इंटरनल हेमरेज। उसके बाद देखिए एड्रेनोक्रोम क्या होता है? एड्रेनोक्रोम जो होता है रिड्यूस करता है कैपिलरी फ्रिक्रेटी को और ये प्रिवेंट होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द रा सरफेस एंड माइक्रोवेसल्स। एग्जाम्पल इसका है देखिए एपिस्ट्रिक्स, हेमिफेरिया एंड रिटर्न हेमरेज। रूटीन क्या होता है? रूटीन होता है इसका इट इज प्लांट ग्लाइकोसाइड, इट इज यूज किया जाता है रिड्यूस कैपिलरी ब्लीडिंग एंड इट इज यूज विद द विटामिन सी, और विटामिन सी के साथ भी इसको यूज किया जाता है विद फैसिलिटीज इट्स एक्शन। तो ये इतना था पूरा का पूरा क्या था? कागुलेशन या फिर इसको बोल सकते हैं कागुलेंट। बात करते हैं लोकल हेमेटोनिक्स की। तो लोकल हेमेटोनिक्स क्या होते हैं? लोकल हेमेटोनिक्स वो होते हैं जो ब्लड के फ्लो को लोकली रोक दे। जैसे आप लोग देखे हैं, जैसे हमारे दाढ़ी वड़ी आप लोग सेव करते हैं या फिर दुकान पर ही आप लोग जाते हैं अपनी दाढ़ी को सेट करवाने जाते हैं या फिर उसको पूरा कट करवाने जाते हैं, साफ करवाने जाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं लग जाता है और कट जाता है और ब्लड निकलने लगता है। तो वहाँ पे देखते हैं वो लोग स्पिरिट लगा देते हैं, स्पिरिट लगा देते हैं और हमारा ब्लड रुक जाता है। तो वही प्रोसेस होता है हम लोग का, क्या होता है? लोकल हेमेटोनिक्स होता है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं जो कि लोकली ब्लड को क्लॉट कर दिया जाए, उसे हम लोग कहते हैं लोकल हेमेटोनिक्स। तो क्या लिखेंगे? दीज आर सब्सटेंस यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम लोकल साइट। लोकल साइट के द्वारा ब्लड को क्लॉट कर दिया जाए, ब्लड को रोक दिया जाए, उसे हम लोग कहते हैं लोकल हेमेटोनिक्स। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें लिख सकते हैं दे आर इफेक्टिव ऑन ओजिंग सरफेस, ये इफेक्टिव होता है ओजिंग सरफेस जैसे कि टूथ, स्ट्रोक एंड ओपनिंग वुंड्स के लिए। दे शुड नेवर बी इंजेक्टेड, ये इंजेक्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूबिन प्लाज्मा, ये ब्यूबिन प्लाज्मा से ऑब्टेन किया जाता है और ये अप्लाइड किया जाता है ब्लीडिंग सरफेस, ब्लीडिंग के सरफेस पर अप्लाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया है, जैसे जहाँ पे कट गया है वहाँ पर हम लोग धीरे से स्पिरिट को ऐसे हल्का सा सरफेस पर उसके रगड़ देते हैं और वो लग जाता है, तो वहाँ पे ब्लड धीरे धीरे करके धीरे धीरे क्या उसका असर बहुत जल्दी होता है और तुरंत वहाँ पे ब्लड बहना रुक जाता है। सरफेस एज ए ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर के फॉर्म में या फिर इसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये यूज किया जाता है स्किन के ग्राफ्टिंग में। ठीक, फिब्रिन क्या होता है? फिब्रिन जो होता है ये ऑब्टेन किया जाता है ह्यूमन के प्लाज्मा से, जो कि यूज किया जाता है इट इज यूज इन सीड फॉर्म कवरिंग ब्लीडिंग सरफेस पर। उसके बाद देखिए जेल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रांगली जिलेटिन होता है जो कि मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्टेंड होते हैं विद सैलिन थ्रोम्बिन सॉल्यूशन एंड यूज किया जाता है पैकिंग ऑन्ट्स के लिए, ऑन्ट्स को पैकिंग के लिए। साइन इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं विद द 2 months इट कैन बी लेफ्ट होते हैं प्लेस आफ्टर द सूटरिंग ए वुंड। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रूसेल विप्टर वेमन, ये होता है इट इनहेंस द कोगुलेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग थ्रोम्बिकाइनेज, ये यूज किया जाता है स्टॉप द एक्सटर्नल ब्लीडिंग ऑफ हेमोफिलिक्स के लिए, ये यूज किया जाता है बाहरी ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको स्टॉप करता है हेमोफिलिक्स। ठीक, हेमोफिलिक्स में जो बाहरी ब्लीडिंग होता है वो इसको स्टॉप करते हैं। 1-2 पॉइंट और भी यहाँ पे आसान लैंग्वेज दिए गए हैं, इसको भी आप लोग लिख लेना और ज़्यादा इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो ये तो था पूरा का पूरा लोकल हेमेटोनिक्स। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम तुरंत बात करने जा रहे हैं एंटी कागुलेंट या फिर एंटी कागुलेशन बोलते हैं उसको। अब देखिए एंटी कागुलेंट होता क्या है? एंटी कागुलेंट एक ऐसा ड्रग होता है जो कि दिया जाता है कि ब्लड हमारा क्लॉट ना हो और वो बहता ही रहे, मतलब फ्लो करता रहे। अब ये ड्रग आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों दिया जाता है, ये ड्रग क्यों बना है? जब ब्लड हमारा बहता रहेगा तो आदमी मर जाएगा। अब ये ड्रग उसके लिए नहीं दिया जाता है कि मान लीजिए कोई आदमी चोट लगा हुआ है और उसका ब्लड एकदम बह रहा है और आप लोग तुरंत एंटीकोगुलेंट लगा दें कि ब्लड क्लॉट होए ना और ब्लड बहता रहे। ये इसके लिए नहीं दिया जाता है। ये ड्रग उसके लिए दिया जाता है जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का मान लीजिए ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन के समय वो ड्रग दिया जाता है जिससे हमारा ब्लड रुके ना, ब्लड अपना काम करता रहे, जैसे फ्लो कर रहा है वो फ्लो करता रहे, वो ना रुके।
ब्लड फ्लो करता रहेगा और डॉक्टर्स अपना काम करते रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा। ठीक, तो वही ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान ये सब काम किया जाता है। तो एंटीकोगुलेंट आर एजेंट विच इनहेबिट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लॉट ना हो, वो अपना फ्लो करते रहे, जैसे फ्लो करता रह रहा है वैसे फ्लो करता रहे। तो देखिए क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के होते हैं, जो कि एक होता है इन विट्रो कागुलेंट, इन विवो एंटीकोगुलेंट, और दूसरा होता है बोथ इन विट्रो एंड इन विवो कागुलेंट, जो कि बोल सकते हैं हम लोग इसको पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट। ठीक, जिसमें दोनों हो। तो देखिए इन विट्रो एंटीकोगुलेंट में क्या क्या होते हैं, साइट्रेट, ऑक्जिलेट, फ्लोराइड्स, ईडीटीए। एंड इन विवो एंटीकोगुलेंट में क्या क्या होते हैं, क्यूमरिन डेरिवेटिव, इंडिडोन डेरिवेटिव एंड वॉरफार्म। एंड जो होता है पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट या फिर दोनों होता है एंटी विट्रो एंड एंटी विवो, इन विवो एंटीकोगुलेंट। तो इसमें होते हैं हिपेरिन। ठीक, ये इतना है पूरा का पूरा इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है इन विट्रो एंटीकोगुलेंट। ठीक, तो देखिए हेडिंग आप सभी लोग डाल लेना। दिस कंपाउंड आर चिलेटिंग एजेंट, ऐसे कंपाउंड जो कि चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि साइट्रेट, फ्लोराइड्स एंड ईडीटीए, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दे आर एक्ट रिमूविंग कैल्शियम आयन, जो कि एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं। दिस कंपाउंड आर यूज इन विट्रो प्रिजर्व बॉडी सो एज दे मेक इन इट्स सुटेबल ट्रांसफ्यूजन। एंड इसमें देखिए एक पॉइंट इसमें आप लोग और भी लिख सकते हैं। देखिए इन विवो, अब इन विवो कोगुलेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट। इन विट्रो यही है। देखिए 2 नंबर में इन विट्रो एंड इन विवो के बारे में पूछ लेता है। तो इन विवो एंटीकोगुलेंट शो करते हैं एक्टिव एंटीकोगुलेंट, जिसको बोल सकते हैं हम लोग कार्नियम डेरिवेटिव, जिसमें है कि डायमोरल, साइक्लोमोरल एंड फेनिल्ट्रोक्यूमरल एथिल डायमिस्टेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइक्यूमोरल। डाइक्यूमोरल क्या होता है, आप लोग हेडिंग डालिए। तो देखिए डाइक्यूमोरल वाज एडलर आइसोलेटेड फ्रॉम दी, कहाँ से आइसोलेट किया गया है, स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर है से, एंड इट कैटल इट प्रोड्यूस स्वीट क्लोवर डिजीज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवर ब्लीडिंग एंड इट इज इफेक्टिव ओरली, ये ओरली इफेक्टिव होते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके क्या आते हैं, डाइमोरल एक्ट इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फैट 7, 9 एंड 10 इन द लीवर में। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के इज नेसेसरी। एंड डाइक्यूमोरल एक्ट करता है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड विटामिन के दोनों। ठीक, उसके बाद देखिए एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट होता है डाइक्यूमोरल एंड एंटागोनिस्ट बाय द विटामिन के द्वारा। ठीक, ये तो पूरा इसका था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है इन विट्रो एंड इन विवो कोगुलेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीकोगुलेंट, बोथ इन विट्रो एंड इन विवो एंटीकोगुलेंट, जिसमें था हिपेरिन। हिपेरिन का क्या होता है सोर्सेस, हिपेरिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीवर, ये फर्स्टली एक्सट्रैक्ट किया गया था कहाँ से, लीवर से। एंड इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लंग, और ये आप यहाँ से सॉरी, और ये लंग से भी ऑब्टेंड किया गया था एंड इंटेस्टाइन म्यूकोसा से। ठीक, in these tissues it is present in the mast cell. Heparin is released from the mast cell during the anaphylactic shock. Chemistry क्या है, heparin is mucopolysaccharide और it is consist of hexamine and hexarine acid molecules esterified with the sulfuric acid, and the content of एल्टरफाइड सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी हाई एंड दिस इज मेक इन हेपेरिन, जो कि बना होता है हेपेरिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन दी बॉडी, जो कि प्रेजेंट होता है बॉडी में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं इसके, एंटीकोगुलेंट एक्शन क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हेपेरिन प्रिवेंट किया जाता है क्लोटिंग बोथ इन विट्रो एंड इन विवो में, एंड इट डज नॉट इनहेबिट द प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस एंड इट एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन से फॉलोइंग मैकेनिज्म है इसके, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे मैकेनिज्म है जो कि है इट बाइंड टू द एंटीथ्रोम्बिन 3 हेपेरिन कोफैक्टर, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनएक्टिव सीरम कोगुलेशन फैक्टर, एंड दूसरा है इट इनहेबिट द फैक्टर एक्से मेडिकेटेड कंफ्यूजन द प्रोथ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। इट आल्सो इनहेबिट द थ्रोम्बिन मेडिकेटेड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, एंड यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन,
ये जरूर याद रखना। बस इसमें मैकेनिज्म में क्या याद आप रखना है आप लोग को, देखिए कन्फ्यूरेशन होता है ये प्रोथ्राम्बिन से थ्रोम्बिन में, और ये कन्वर्जन होता है, सॉरी यहाँ पे ये भी एक कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन होता है प्रोथ्राम्बिन से थ्रोम्बिन में, और ये कन्वर्जन होता है तीसरा जो है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में। लिपीमिया, लिपीमिया क्लियरिंग क्या होता है, हेपेरिन क्लियर करता है टू द टर्बिडिटी ऑफ लिपिमिक प्लाज्मा। इट अकर्स ड्यू टू एक्टिवेशन टू द एंजाइम लिपिप्रोटीन लाइपेज, एब्जॉर्प्शन फैट एंड एक्सक्रीशन। हेपेरिन जो होता है इनएफेक्टिव होता है, ओरली इट इज वेल एब्जॉर्ब होते हैं आफ्टर द सब्सटेंस इंजेक्शन, ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन इज प्रोड्यूसेस इमीडिएट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। उसके बाद देखिए हेपेरिन जो होता है शुड नॉट बी यूज किए, हेपेरिन शुड नॉट बी इंट्रामस्कुलरी बिकॉज क्योंकि ये होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हीमेटोना। हेपेरिन डज नॉट क्रॉस पेरेंटल बैरियर, आल्सो इट इज नॉट सिक्रेटेड मिल्क, इट मेटाबोलाइट होते हैं इन लीवर में बाय द किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं हेपेरिनेज। इट इज एलिमिनेटेड इन यूरिन, यूरिन को ये एलिमिनेट करते हैं बोथ इन एक्टिव एंड इट इज एक्ट मेटाबोलाइज्ड फॉर्म। एडवर्स रिएक्शन इसके क्या होते हैं, एडवर्स रिएक्शन होते हैं डेंजर ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में के दौरान ये डेंजर होते हैं ड्यू टू द ओवरडोज इज फॉर्म एलर्जिक एंड एनाफाइलेटिक रिएक्शन। उसके बाद एलोपिया एंड प्रोलॉन्ग्ड में यूज किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर 2 पूरा का पूरा इतने में कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को तुरंत आज ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।